इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग ये फैंग को देखते हैं जो कि सोल हार्प को ढूंढने के लिए 100 शॉट अलायंस की ओर जा रहा था। वो कहने लगता है मेरी जो है ब्लैक दाव की है, इसे कंट्रोल करना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और फिर हम लोग ये फैंग के सामने एक पर्सन को खड़ा हुआ देखते हैं जो कि 9 हेवन दाव पैलेस की फर्स्ट सैन था और इसकी नेम बाई वुयू है। इसे फिलहाल के लिए हम लोग बाई ही बुलाएंगे। ये फैंग और से गुजरते टाइम बाई ये फैंग से कहता है मेरे अलावा इस वर्ल्ड के अंदर तुम एकलौता ऐसे पर्सन हो जिसके पास लेजेंडरी विदन रियलम की कल्टीवेशन है। यहाँ पे जो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है उसे और भी आगे बढ़ने दिया जाता है या फिर दबा दिया जाता है। मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि तुम अपनी लो प्रोफाइल रखो। तो ये सुनते ये फैंग कहता है तो तुम अब तक जिंदा कैसे हो? तो बाई कहता है मैं तुमसे अलग हूँ। ये कहती ये फैंग तुरंत ही उसे अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते उसके गले को पकड़ लिया था। इससे बाई भी कुछ नहीं कर पाता। ये फैंग कहता है हाँ ये सही है कि मैं तुमसे अलग हूँ। क्या तुमने कभी किसी ऐसे पर्सन से धोखा खाया है जिसके ऊपर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते थे? ये फैंग उसे छोड़ते हुए वैसे जाते हुए कहता है मैं भी तुम्हें एक सलाह दूंगा कि तुम किसी के ऊपर इतना आसानी से भरोसा ना करो। और फिर ये फैंग यहाँ से सोल हार्प को ढूंढने के लिए 100 शॉट अलायंस की ओर निकल पड़ता है। और फिर हम ये फैंग को 100 शॉट अलायंस के अंदर देखते हैं। ये फैंग को ली 100 शॉट अलायंस की ग्रैंड एल्डर ये के पास ले आया था। ली एल्डर ये की मेडिसिन को वहाँ पे छोड़ते हुए चला जाता है। इस मेडिसिन को देखकर एल्डर ली ने जिस मेडिसिन को वहाँ पे दिया था उसे पीने ही वाला था। ये देखते ये फैंग कहने लगता है हालांकि ये मेडिसिन आपके अंदर जितने भी टॉक्सिन है उसे सप्रेस जरूर से कर सकता है, लेकिन इससे लॉन्ग टाइम तक लेने से इसके साइड इफेक्ट हो सकता है, इसलिए इन चीजों को रिफाइन करना जरूरी है। एल्डर ये रिफाइन की नाम सुनते ही चौंक चुका था क्योंकि उन्होंने रिफाइन के बारे में पहली बार सुना था। ये फैंग फिर से कहने लगता है मैं ये फैंग हूँ, मैं यहाँ पे सोल हार्प को लेने के लिए आया हूँ। एल्डर काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए ये फैंग से कहने लगता है तुम जो चाहे वो ले लेना पर मुझे रिफाइनिंग के बारे में बताओ। सुनते ये फैंग भी एल्केमी फार्नेस को निकालते हुए रिफाइनिंग के बारे में सभी चीजों को समझाते हुए एल्डर ए के लिए एक पिल को रिफाइन करते हुए उसे खिला देता है। इस पिल को खाने की वजह से एल्डर ए के अंदर जितने भी टॉक्सिन था वो बाहर आ गया था। इसे देखते ही एल्डर ए तुरंत ये फैंग के पास आकर कहता है तुमने तुम्हारा नाम क्या बताया? ये फैंग कहता है ये फैंग। तो ये सुनते एल्डर ए दोनों एल्डर्स को बुलाने के लिए कहता है और फिर हम लोग 100 शॉट अलायंस की और तो एल्डर्स को देखते हैं। वो भी ये फैंग की पिल को खाते हुए अपनी बॉडी की जितने भी टॉक्सिन था उसे बाहर निकाल लिया था। ये फैंग भी वही पे आकर कहने लगता है ये पिल आपकी बॉडी से बस टॉक्सिन मटेरियल को ही निकाल सकता है। आप लोगों को पूरी तरीके से ठीक होने के लिए आप लोगों को इन सोल हार्प को खाना बंद करना होगा। और वो ली ने जिस मेडिसिन को बनाया था उसके अंदर से एक पॉइजन तालिस्मान निकल लेता है। ये फैंग ली की ओर आगे बढ़ते हुए कहने लगता है ये पॉइजन एल्डर्स की बॉडी में लॉन्ग टाइम से है और तुम ही वो एक पर्सन हो जो एल्डर्स के साथ रहते हो। ये सुनते ही तो वो एल्डर्स भी समझ चुका था कि ली ने ही उनको पॉइजन दिया है। और फिर ये फैंग फिर से ली से कहने लगता है क्यों मैंने सही कहा ना ब्लैक इंसर्नेशन हॉल की एक हॉल मास्टर। तो ये सुनते ली अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कहता है अब तुम मेरी आइडेंटिटी के बारे में जान ही चुके हो तो अब तो कोई फायदा नहीं, अब तो तुम्हें मेरी हाथों मारना होगा। और वो ये फैंग से फाइट करने लगता है जहाँ पे ये फैंग भी अपनी 3 एट्रीब्यूट मंत्रा को एक्टिवेट करते हुए उसे कड़ी टक्कर देने लगता है। ली की ऐसी पावर्स को देखकर 100 शॉट अलायंस का तीनों एल्डर पूरी तरीके से शॉक हो चुका था क्योंकि उसकी पावर मेरिडियन स्टेज से एकदम से वॉरफोर्स स्टेज की सेकंड लेवल पर पहुंच चुका था। और फिर हम ये फैंग और ली की फाइट को देखते हैं जहाँ पे ये फैंग और ली एक दूसरे को हराने में लगा हुआ था। ये फैंग अपनी थंडर और आइस एट्रीब्यूट को एक साथ यूज कर रहा था। फाइनली ये फैंग थोड़ी देर में उसे हराते हुए नीचे गिरा देता है। तुरंत ही अपनी स्पिरिट डिस्पेलिंग और सीलिंग एरा को एक्टिवेट करते हुए ली को पे ट्रैप कर लेता है। इसमें ट्रैप होने की वजह से ली भी अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था। और फिर ये फैंग उससे कहने लगता है तुम इतने से भी छोटी चीज को समझ नहीं पाए और अपनी आइस एट्रीब्यूट की उसके सिर के ऊपर हमला कर देता है और उसकी सिर को पकड़ते हुए कहने लगता है चलो क्यों ना हम लोग यहाँ पे बातचीत करें। इसकी ऐसी बातों को सुनकर ली कहने लगता है तुम मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो तो फिर तुम सपने देखते रहो। और वो अपनी सोल को वहाँ से भागने देने के लिए स्पिरिट को यानी कि अपनी स्पिरिट पावर को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर तो ये फैंग भी पूरी तरीके से शॉक हो चुका था क्योंकि उसने बस ऐसे अपनी सोल को भागने देने के लिए अपनी स्पिरिचुअल पावर को खुद से डिस्ट्रॉय कर दिया। और फिर ये फैंग ली की बॉडी को चेक करते हुए कहता है ली तो अब मर चुका है। उसकी ऐसा कहते हुए पे लिंगलिंग दौड़ते हुए आती है जो कि घायल थी। वो यहाँ पे आते ही कहने लगते है बेशन सेक्टी एक एल्डर ने जी फैमिली के ऊपर हमला कर दिया और जी फैमिली को पूरी तरीके से तबाह करने लगा है। सुनते ये फैंग लिंगलिंग को पकड़कर एक मेडिसिन को खिलाते हुए उसे सुलाते हुए वहाँ से जी फैमिली की ओर निकल पड़ते हैं। और फिर हम लोग जी फैमिली के अंदर देखते हैं जहाँ पे एल्डर यू हेंगे जी फैमिली से फाइट कर रही थी। उन लोगों के सामने ओल्ड मास्टर जियान खड़ा था। एल्डर यू हेंगे कहने लगती है जी फैमिली से हमारा कोई लेना देना नहीं है, मैं तुमसे फाइट भी नहीं करना चाहता, इस वजह से तुम्हें ये फैंग को हमें सौंप देना चाहिए। तो ये सुनते ओल्ड मास्टर जियान कहता है ऐसा कभी नहीं होने वाला। तो ये सुनते एल्डर होंगे अपनी एल्डर से ओल्ड मास्टर जियान के ऊपर हमला करने के लिए कहती है। ओल्ड मास्टर जियान भी उन एल्डर्स को एक साथ कई टक्कर देने लगता है। तो ये देखते एल्डर यू हेंगे भी उसके ऊपर हमला कर देती है जिससे ओल्ड मास्टर जियान भी काफी सीरियसली घायल हो जाता है। इससे पहले कि वो लोग और आगे बढ़ पाए ये फैंग भी वहीं पे पहुंच जाता है। ये फैंग को देखकर
यू होंगे नांगोंग फैमिली की डिस्ट्रॉय करने की जो इल्जाम है ये फेंग के ऊपर डालने लगती है, पर ये फेंग उन लोगों से कहता है तुम लोग एक झूठे इल्जाम की वजह से मुझे मारने के लिए आ गए, चाहे में तुम लोग गधे से ज्यादा कुछ नहीं हो। तो ये देखकर वो सभी ये फेंग के ऊपर हमला करने लगती है, पर ये फेंग एक एक करके उन लोगों की सभी अटैक से बच जाती है। तो ये देखते ही एल्डर यू होंगे अपनी मेंबर्स के साथ किसी सीक्रेट टेक्निक को एक्टिवेट करने लगती है। इसकी एक्टिवेट होते ही ये फेंग के साथ साथ ओल्ड मास्टर जियान भी अपनी जगह से हिल नहीं पाता, क्योंकि ये स्पिरिट लॉकिंग टेक्निक था। इसकी मदद से वो लोग किसी भी वॉरियर की सोल को कैप्चर कर सकता है और फिर वो एल्डर से आके ये फेंग की सोल को कैप्चर करने में लग जाती है और एल्डर यू होंगे ओल्ड मास्टर जियान को मारने के लिए आगे बढ़ती है। ये देखकर ये फेंग कहते हैं तुम्हारी मुझसे दुश्मनी है, इससे जी फैमिली से कोई लेना देना नहीं है। तो एल्डर होंगिया कहती है जी फैमिली तुम्हारी साथ मिला हुआ है, इसलिए जी फैमिली को भी इसमें मारना होगा। वो तुरंत अपनी शॉट से ओल्ड मास्टर जियान के ऊपर हमला करने ही वाला था। तो ये देखते ये फेंग अपने ब्लैक दाओकी को एक्टिवेट कर लेता है। इसकी वजह से उस टेक्निक को डिस्ट्रॉय करने के साथ साथ उन सभी एल्डर्स को पीछे कर दिया था और अपनी ब्लैक दाओकी से तुरंत ही एल्डर यू होंगी को जख्मी कर देता है। ये देखकर तो वो सभी एक साथ हमला करने की कोशिश करता है, पर व्हाइट दाओकी की मदद से ये फेंग काफी आसानी से उन लोगों को पीछे कर देता है। यहाँ तक कि इस बार एल्डर यू होंगे भी ये फेंग के पास भी नहीं पहुँच पाता। ये फेंग अपनी ब्लैक दाओकी की मदद से एल्डर यू होंगे की सभी अटैक्स को काफी आसानी से डिस्ट्रॉय कर रहा था। ऐसा करते हुए ये फेंग की बॉडी में ब्लैक दाओकी पूरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। उसकी बॉडी ब्लैक दाओकी की कंट्रोल में आ जाता है और काफी आसानी से एल्डर यू होंगे को हराते हुए उसके ऊपर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से प्रेशर डालने लगता है। इस प्रेशर की वजह से एल्डर यू होंगे की जो शॉट थी वो भी टूट गई थी। एल्डर यू होंगे ये फेंग को अपने पास देखकर वो ये फेंग से कहने लगती है तुम्हारे पास इतनी खतरनाक किलिंग पावर है, इसमें कोई शक नहीं है कि तुमने ही नांगोंग फैमिली को डिस्ट्रॉय किया है। इसके बावजूद भी तुम कहते हो कि तुमने किसी को नहीं मारा। इसके ऐसा कहते ये फेंग की बॉडी में व्हाइट दाओकी एक्टिवेट होने लगता है, जिसकी एक्टिवेट होती वो धीरे धीरे ब्लैक दाओकी को सप्रेस करने लगता है। तो ये देखते ही ओल्ड मास्टर जियान कहने लगता है ये फेंग तो पूरी तरीके से मिस्ट्री से भरा हुआ है, क्योंकि ये व्हाइट एनर्जी ये फेंग की बॉडी में ब्लैक एनर्जी को सप्रेस कर रहा है। और फिर ये फेंग थोड़ी देर में अपनी बॉडी को पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेता है और उन सब से ऐसे जाने के लिए कहता है। और फिर हम लोग एल्डर यू होंगे को देखते हैं, जो कि अपनी एल्डर्स के साथ साथ फिर से रफू चक्कर होने लगी थी। एल्डर यू होंगे कहने लगती है मैं तो ये फेंग को अपने साथ लेना चाहती थी, पर वही हमारी दुश्मन हो गई। फ्यूचर में मैं उसे मारने के लिए और भी ज्यादा पावर्स के साथ आऊंगी। उन लोगों की ऐसा कहती उन लोगों को पीछे से कोई ट्रैप कर लेता है और फिर हम लोग उस पर्सन को देखते हैं, जो कि वही विल्ड स्पिरिट था जिसका मास्टर जियान से सामना हुआ था। ये हाई लेवल की एक डीमन बीस्ट है। इसे देखते एल्डर यू होंगे कहती है मास्टर आपको हमारे बेशंग सेक्ट ने कैसे नाराज किया। तो ये सुनते वो डीमन बीस्ट कहता है जो भी यंग मास्टर ए को इंसल्ट करेगा उसे मरना होगा। एल्डर यू होंगे की एक मेंबर को देखते हैं, जो कि पेड़ के पीछे छुपते हुए इन सभी चीजों को देख रहा था। वो तुरंत वहाँ से दुम दबा के भागने लगता है और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है हमें नाइन हेवन दाव पैलेस की सीक्रेट चैम्बर के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पे वो डीमन बीस्ट भी मौजूद था। दूसरा पर्सन नाइन हेवन दाव पैलेस की इंस्पेक्टर था, जिसका नाम डी शाह है। डी शाह विल स्पिरिट से पूछता है क्या तुमने अपना मिशन कंप्लीट कर लिया। विल स्पिरिट कहता है वो डी शाह के सामने ली की स्पिरिचुअल बॉडी को निकाल देता है। इसे देखते ही डी शाह कहने लगता है क्या ये ब्लैक इंटरनेशनल हॉल की हॉल मास्टर नहीं है। और वो ली से पूछता है तुम्हारी फिजिकल बॉडी कहाँ गया। तो ये सुनते ही ली कहता है ये फेंग की वजह से हुआ है, जिसके पास एक खतरनाक किलिंग पावर मौजूद है और मजबूरन मुझे अपना फिजिकल बॉडी छोड़ना पड़ा। ली का रियल नेम तियान ई था, जो कि ब्लैक इंटरनेशनल हॉल की हॉल मास्टर था। वो डी शाह से कहने लगता है मास्टर प्लीज मुझे एक मौका दिया जाए और मुझे एक नई फिजिकल बॉडी दिया जाए। तो ये सुनते डी शाह कहते हैं तुमने इसके लिए कई सालों तक मेहनत की है, प्रेजेंट में तुम्हारे पास कोई फिजिकल बॉडी नहीं है तो तुम्हारी जिंदा रहना भी सही नहीं है। तो ये सुनते ही तियान ई वहाँ से भागने लगता है, यानी कि ली। तो ये देखते ही डी शाह तुरंत ही उसकी स्पिरिचुअल बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।